नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। बिहार में एक और नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस मुख्यालय में बैठक कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पे उसे सुधारने के लिए कई तरह के फैसले ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सिफर है, नतीजा सिफर है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्राइम की घटनाओं में कमी होने के बजाय यह लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। कल पटना में एक बड़ी वारदात हुई है जहां पर इंडिगो एयरलाइंस पटना में मैनेजर के पद पर तैनात रुपेश की हत्या कर दी जाती है। वो एक बड़े अधिकारी के तौर पे वहां कार्यरत थे और एक बड़ा चेहरा माना जाता था वहां पे उनकी हत्या हो जाती है शाम 7:15 के आसपास पे। उसी घटना पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर विक्रांत, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ सीधे सवाल ही है, कैसे हुआ ये? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पद ग्रहण किए थे, उसके बाद लगातार 2 बार समीक्षा बैठक की थी, पटना मुख्यालय भी गए थे, पुलिस को कई दिशा निर्देश भी किए थे और लॉ एंड ऑर्डर पे कई सवाल किए थे, जिसपे कई लोगों को भी इसमें ट्रांसफर भी किया गया था। एक मालसलामी थाना प्रभारी को लाइन हाजिरी भी किया गया था, लेकिन नतीजा सिफर निकला। जिस तरह से लालू राज में कहा जाता था कि जंगल राज है, अब लोग का कहना है कि नीतीश कुमार के सरकार में भी जंगल राज है। लगातार हत्याएं हो रही है, स्नैचिंग का मामला आ रहा है, छिनतोड़ी का मामला आ रहा है। ऐसे कई वारदात हैं रंजीत कि आपको बता नहीं सकते, लेकिन आप पेपर में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ भी दिखलाते हैं और हम लोग भी देखते और दिखलाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, पुलिस है, कटघरे पे है और उनके ऊपर कई सवालिया निशान है। जिस तरह से कल इंडिगो के मैनेजर जो है, स्टेशन मैनेजर की हत्या हुई थी, तो कहीं ना कहीं पुलिसिया पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है, उनके पेट्रोलिंग पे सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से 7:15 पे वो अपने कार्यालय यानी एयरपोर्ट से अपने घर की ओर आते हैं और घात लगाए पहले से जो अपराधी थे वो बैठे रहते हैं और गेट जैसे ही खोला जाता है, मतलब गाड़ी का जो दरवाजा होता है खोला जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनके पर 6 गोलियां दागी जाती है। मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस वहां अगल बगल जो पेट्रोलिंग है, बगल ही में थाना पड़ता है, कई थाने के पुलिस भी आ गए, सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा भी पहुंचे, आईजी संजय कुमार भी स्पॉट पर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पटना में पेट्रोलिंग जो होती है कहीं भी आपको रात में नजर नहीं मिलेगी। सिर्फ शराब मामले में आप देखिएगा कि जांच होगी, क्राइम के मामले में पुलिस नाकाम रहती है। और अभी राजधानी की बात कर ले तो 8 से 9 बजे की रात में आप अगर पूरे राजधानी में घूमिएगा तो शायद ही कोई जगह पे पटना पुलिस के पेट्रोलिंग गाड़ी मिलेगी, नहीं तो। इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि सचिवालय से 500 मीटर दूर पे उनका अपार्टमेंट था, फ्लैट था, और वहाँ पे इस तरह की घटना। सबसे पहले तो आप इसे बहुत अच्छे से समझाइए कि जो रुपेश हैं उनका क्या बैकग्राउंड रहा और कैसे, मतलब कि जो कि कोई आपराधिक बैकग्राउंड उनका तो है नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना, उनके बारे पर थोड़ा हमारे दर्शक को भी बताइए क्या है। देखिए, रुपेश जो है मूलतः छपरा के निवासी थे और वो कुछ दिन पहले ही वो अभी नया साल मनाने अपने फैमिली के साथ बाहर गए थे। उसके बाद वो पटना लौटे थे और वो एयरपोर्ट पे स्टेशन मैनेजर के पद पर तैनात थे। और इनके भाई, जो बड़े भाई हैं, ठेकेदार, काफ़ी नामी ठेकेदार हैं, हालांकि उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, नामी ठेकेदार हैं और उनके भी कई मामले आए हैं जो रुपेश से निपटारा भी कर चुके हैं। और जहाँ तक रुपेश की बात है तो कई सेलिब्रिटी के साथ उनका फोटो भी वायरल हुआ है, कई अधिकारी के साथ भी, मतलब मिलनसार टाइप के आदमी थे। और जहाँ एयरपोर्ट की बात किया जाए तो एयरपोर्ट के जितने भी अधिकारी हैं उनसे काफ़ी खुश रहते थे क्योंकि वो मिलनसार टाइप के आदमी थे और उनका किसी भी कोई व्यक्ति से दुश्मनी नहीं था, जो कि लोगों का कहना। हालांकि हम लोग भी वहाँ गए, स्पॉट पे गए, तो लोगों का भी साफ तौर पे यही कहना है कि जो रुपेश से उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था और वह बहुत ही सहनशील व्यक्ति थे। तो उनका घर जब जैसे ही वो पहुँचते हैं, गेट पे जो हॉर्न बजाते हैं, हालांकि गार्ड मौजूद नहीं था, जो कि गार्ड हमेशा रहता था। पहले भी पुनाई चक में इस तरह के मामला हो चुके हैं, जो गार्ड के बिना अपराधी गोली मार के चले जाते हैं और पुलिस आराम से घूम फिर के चली जाती है। हालांकि अभी तक उसमें गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो इस मामले में भी वही हुआ, गार्ड नदारत थे। हालांकि रुपेश का कहना था, जो कि सूत्रों के अनुसार से कहा गया है, कि जो अपार्टमेंट में वहाँ कैमरा लगा हुआ था, कैमरा खराब था। काफ़ी दिनों से रुपेश कह रहा था गार्ड से, और जो वहाँ के गार्ड जो है उनसे कहा जा रहा था कि आप कैमरा बनाइए। हालांकि कैमरा बनाया नहीं गया और गेट खोलने के जैसे ही उसकी पत्नी आती है और ये दरवाजा खोलकर उतरते, ताबड़तोड़ उसके फायरिंग कर दी जाती है और 6 गोली दागी जाती है। एक लेटेस्ट अपडेट दिया गया था कि कहीं पे सीसीटीवी कैमरा जो है वो कहीं कोई काम कर रहा था, जहाँ पे 2 बाइक सवार युवक दिखे थे, जिसे पुलिस तलाश रही है। नहीं, बिल्कुल, ये आपका कहना सही है, लेकिन उस अपार्टमेंट में कोई कैमरा काम नहीं कर रहा था। जो कैमरा उसके बगल वाले जो मकान है या दुकान है उसमें लगा हुआ था, जिससे अपराधी साफ नजर आ रहा है कि 2 बाइक से 6 अपराधी आए थे और घटना देकर अंजाम देकर निकलते बने।
सबसे बड़ा सवाल है रंजीत की वो पॉश इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। शाम 7:15 कोई ज़्यादा रात नहीं होती है और उस दरमियान अगर वारदात होती है तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस पर सवालिया निशान खड़ी होती है। इसमें यही सवाल है, कल आप स्पॉट पे भी थे, घटनास्थल पे मौजूद भी थे, तो वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से आपकी बात जरूर हुई होगी इस मामले में। बिल्कुल। किस बात का अंदेशा लग रहा है, चाहे सूत्रों से जो आपको कुछ जानकारी मिलती है, इस घटनाक्रम के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि कोई नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, जीरो क्रिमिनल बैकग्राउंड से ये आ रहे हैं, फिर भी तो उम्मीदें जो जताते हैं, जैसे आप एनालिसिस करते हैं, तो शायद इसमें कभी होता है कि कोई फैमिली विवाद हो या कुछ इस तरह का, क्या लगता है? देखिए, जो रुपेश की हत्या का मामला है तो उससे ये भी जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं फैमिली का भी कोई लेन देन या मामला है जिसके लेकर उसकी हत्या हुई है या हो सकती है। हालांकि न्यूज़ पीआर इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से लोगों का कहना था कि उनका फैमिली में जो बड़े भाई हैं, ठेकेदार हैं, काफ़ी नामी ठेकेदार हैं, उनके ऊपर भी कई बार हमले हो चुके हैं, कई बार उनका मामला जो हुए हैं उसके लेकर भी रुपेश उनको कई बार सहयोग भी किया है और उसको बचाया भी गया है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर संभावनाओं की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो इन पे जानलेवा हमला कर रहे थे शायद उनके बड़े भाई के पास गए हो इस मामले के लिए कि उन पे हमला करना था और ये शिकार हो गए, कुछ इस तरह का भी कुछ आपको लगता है? देखिए, ऐसा तो कोई जानकारी अभी तक ना सूत्रों से मिली है ना पुलिस का कहना है, लेकिन जो वारदात हुई है डायरेक्ट रुपेश पर ही किया गया था, जो वहाँ के लोगों का कहना है, क्योंकि वो हर चीज में, गलत चीज में ऑब्जेक्शन लगाते थे, रुकावट डालते थे। इसको लेकर भी देखा जा रहा है, हर एंगल से पुलिस जो है जांच कर रही है रुपेश को लेकर। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जब जीरो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है तो ऐसे परिस्थिति में या तो फैमिली का इंटरनल मैटर कुछ हो सकता है या फिर ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। पुलिस फिलहाल किन किन बिंदुओं पे कर रही है? प्रथम दृष्टया जो आप लोग कहते हैं कि वो किस मामले पे जांच कर रही है? देखिए, सबसे पहला पुलिस का जहाँ तक सवाल है तो वो उनके जो भाई हैं ठेकेदार, उनको लिया गया हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस हर तरह, हर बिंदुओं पर जाँच कर रही है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजधानी पटना में 7:15 में पॉश इलाका जो कहा जाता है, जो पटना एयरपोर्ट भी बगल में है, शास्त्री नगर थाना बगल में पड़ता है, वहाँ पेट्रोलिंग पार्टी जो है सचिवालय मोड़ पर रहती है, उसके सामने वारदात हो जाना है। अगर एक तरह से देखा जाए तो महज 200 मीटर से 250 मीटर की गज की दूरी होगी जहाँ ये घटना घटी है। रंजीत, तेजस्वी की हम बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष ऐसे मामलों को लगातार उठाते रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी वो हमेशा नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो छोड़ दें। क्या परिस्थिति है? थोड़ा सा हम लोग पॉलिटिकल हो जाते हैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो इस मामले को भी उठाना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी घटनाएं, कानून व्यवस्था पर दाग लग रहा है कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो नई सरकार जो आई है चुन करके, खुद इनके भाजपा के जो राज्यसभा सांसद है विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि नव निर्वाचित यह सरकार पर सवाल है कि कानून व्यवस्था डैमेज कैसे हो रही है। क्या नीतीश कुमार प्रेशर में लग रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात आप जैसे कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार का जो सरकार है या तेजस्वी यादव या लालू राज का सरकार था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों अब एक लेवल में चल रहे हैं। जिस तरह से 2009 में जो घटना घटी थी, जिस तरह से लालू राज में भी जंगल राज कहा जा रहा था, अब ये 2021-20 में 19 में देखा जा रहा है कि जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। लगातार सामने, पहले पुलिस को देखकर अपराधी डरते थे, अब फ्रंट से पुलिस को गोली मारते हैं। हाल ही में आपको 2-3 साल पहले की घटना बता दें, जो कंकड़बाग में एक सिपाही की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिस समय पटना के एसएसपी मनु महाराज थे। तो वो एक सबसे बड़ा मुद्दा उठा था कि स्टेट में एकदम सामना सामनी गोली मारा गया था और वहाँ पे जो मुचकुन गिरोह का जो सदस्य था वही गोली मारा था, जिसमें मौत हो गई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो नीतीश सरकार हो या लालू सरकार हो या कोई भी सरकार हो, क्राइम पे अभी लगाम नहीं लग पा रही है। और जहाँ तक ये भले ही समीक्षा बैठक कर रहे हैं, पुलिस मुख्यालय में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, कहीं निर्देश दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पटना पुलिस जो कार्य करती है उस पर कहीं से भी ढंग का काम नहीं करते। पेट्रोलिंग की देख लीजिए बात, पेट्रोलिंग भी कहीं नहीं नजर आएगा आपको। 2015 से 20 की अगर बात कर ले तो कभी आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरह से बैक टू बैक पुलिस मुख्यालय जाकर के बैठक करना, क्राइम पे या चाहे लॉ एंड ऑर्डर पे पुलिस को निर्देश देना, ऐसा करते 15 से 20 के सत्र में उनको नहीं दिखा गया था। लेकिन इस बार क्राइम का ग्राफ भी बढ़ रहा है और ये बैक टू बैक वहां जा भी रहे, फिर भी नतीजा सिफर है। क्यों? देखिए, वो तो निर्देश दे रहे थे, लेकिन करना किसको है? बिहार डीजीपी, आईजी, एसएसपी, वो तो आदेश देते हैं, लेकिन जो छोटे तबके के अधिकारी हैं जैसे डीएसपी, थाना प्रभारी, दरोगा, ये सब कानाफुर्ती करते हैं। आप देखिएगा कि पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस है, लेकिन वो क्राइम को नहीं देखेंगे, अपराधी को नहीं देखेंगे। जो शराब मामले में उसमें उनको पहले नजर पड़ेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए इनकम, अब पुलिस पहले जो पुलिस वर्दी पहनती थी
वो एक डर था, एक देशभक्ति मतलब था। लेकिन अब जो पुलिस वर्दी पहने सिर्फ पैसा कमाने के लिए, हमारे पास कई ऐसे प्रूफ हैं जो न्यूज़ पीआर खुलासा भी करेगा कि किस तरह से पुलिस पैसे के लेन देन करती है और निपटारा करती है। रंजीत, पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा यहाँ पे हैं और इन चीज़ों को देख भी रहे हैं, एसपी विनय तिवारी भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे पुराने कॉप्स जो अभी सुपर कॉप्स बने हुए हैं उनकी ज़रूरत अब पटना में फिर से है? चाहे मनु महाराज की बात कर लें या शिवदीप लांडे की बात कर लें, इस तरह के अफसर की ज़रूरत है क्राइम कंट्रोल करने के लिए। देखिए, अब पहली बात तो आपको बता दें और अब दर्शकों को बता दें कि पटना में डीआईजी रैंक खत्म हो गया है। हाँ हाँ, वो और एट ए प्रेजेंट में अभी मनु महाराज डीआईजी हैं। तो पटना में डीआईजी तो रैंक खत्म हो गया है, तो डीआईजी बन नहीं सकते हैं। अब जो भी अधिकारी आएंगे आईजी बनकर आएंगे। हाँ, जैसे विकास प्रमोशन हुआ है। बिल्कुल। तो आईजी बनकर आएंगे तो वो भविष्य की बात हो गई। लेकिन अभी पटना में मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं है कि वही आए, इनके कोई भी जैसे अधिकारी कॉप्स की जरूरत है जिनका नाम रहा है कि उन चीजों को, क्राइम को बहुत जल्दी टैकल करते हैं, देखिए, संभालते हैं। यहाँ कोई अधिकारी की बात नहीं, अगर छोटे तबके के लोग भी, अधिकारी भी अगर सही से अपना काम करे तो कोई भी अपराधी नहीं बच सकता है। हर पुलिस वाले को पता रहता है कि अपराधी कहाँ है, कहाँ चोरी होती है, किस तरह से चोरी का जो माल बंटवारा होता है, किस एरिया में चोर रहते हैं या अपराधी रहते हैं, सब पुलिस को और अधिकारी को मालूम रहता है। खास करके क्विक मोबाइल की बात की जाए तो क्विक मोबाइल के हर जवान को देखिएगा तो हर अपराधी से उनका साठ गांठ रहता है, बैठना है, खाना है, पीना है, सब चीज रहता है। हालांकि न्यूज़ पीआर इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन खुलासा भी करेगा। आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आप कई चीजों को देखते हैं, कई चीजों को बोलते हैं, तो खैर अलग बात है। लेकिन पटना में इस वक्त जो ये घटना हुई है यह बिहार में सबसे बड़ी खबर है। एक स्टेशन मैनेजर की हत्या हो जाती है, वो भी सरेआम शाम 7 बजे। नीतीश कुमार की बैठक का भी असर नहीं। इसका मतलब लगता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश का भी पुलिस कर्मियों पर कोई असर नहीं है, उसकी अवहेलना की जा रही है। और क्राइम कंट्रोल नहीं होगा तो नीतीश कुमार भी निशाने पर होंगे और बिहार की कानून व्यवस्था को फिर से जंगल राज का नाम दे दिया जाएगा। फिलहाल हमारे तरफ से और विक्रांत के तरफ से इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।